नमस्ते सभी को। नमस्ते। ठीक, कुछ अंतर प्रश्नों से शुरुआत करी जाए। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, सीखी हैं, जानी हैं, ठीक है ना। खूब साइंस पढ़ा है और कुछ कुछ कथा कहानियाँ भी आपने सुनी है ना। बहुत सारा नेशनल ज्योग्राफी और अन्य डिस्कवरी चैनल, इस तरीके के बहुत सारे चैनल, एंड नॉट टू मेंशन यूट्यूब पे भी कुछ कुछ रील्स देख देख के आपको कुछ बहुत सारा एजुकेशन अपने आप हो जाता है। ठीक, तो आप में से कितने लोगों को डायनासोर्स के बारे में पता है? डायनासोर का नाम कितने लोगों ने सुना है? नाम सबने सुना है, ठीक, हाथ नीचे करिए। अच्छा, ये बताइए, कोयला और पेट्रोलियम के बारे में क्या जानते हैं? मैंने आज कहा था ना आपको कोयला पेट्रोलियम की कहानी सुनाऊंगी। ये प्रश्न मैंने पूछा था, आपको क्या लगता है इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई प्रयोजन है कि नहीं? अगर है तो हाथ उठाइए। आप अगर इस बात से सहमत हैं कि इस धरती पर हर एक वस्तु का अपना प्रयोजन है, आप लोगों को नहीं लगता प्रयोजन है? प्रयोजन है। हाँ बेटा, आप जो पीछे बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगता प्रयोजन है? लगता है, ठीक। अच्छा, मोबाइल पे कुछ जरूरी काम चल रहा है? ठीक। नहीं नहीं, क्या पता है ना कि कुछ बहुत बड़ी घटना हो रही हो, हमें क्या पता है ना। जीवन का कोई बहुत बड़ा क्षण हो सकता है ना, वो हम नहीं कह सकते। हो सकता है कोई महत्वपूर्ण बात हो। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो हर एक वस्तु का इस धरती पर प्रयोजन है। इस धरती पर यदि देखते हैं, हर एक वस्तु जो है ना, उसमें से कौन है जो इन सब बातों के बारे में सोचता हुआ दिखाई पड़ता है कि धरती पर इसका प्रयोजन है, उसका प्रयोजन है, किसका क्या प्रयोजन है, मेरे होने का ही क्या प्रयोजन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। इस तरीके के प्रश्न पूछता कौन दिखाई पड़ता है? मात्र एक मनुष्य, है ना। और तो कोई इकाई, जैसे ये चिड़िया नहीं पूछ रही है कि मुझे क्या करना है ना, व्हाट इज माय टास्क लिस्ट, आज का टाइम टेबल कहाँ है। उसको पता है, उठा के, है ना, यहाँ से घास फूस ले जाके कहीं अपना कुछ घोंसला बना रही है। उसको ऑटोमेटिकली सारी चीजें पता है। ये हमें दिखती हैं चीजें कि नहीं दिखती हैं? पेड़ पौधे किसी से पूछते, किसी से बातचीत करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको धरती की कहानी सुनाऊंगी, लेकिन धरती की कहानी सुनाने से पहले हम बात कर रहे हैं कि कोयला और पेट्रोलियम ये धरती के नीचे दबा हुआ है। यहीं पर कुछ हैवी मेटल्स, यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, यूरेनियम है और इस तरीके के अन्य भी, थोरियम है ना, बहुत सारे इस तरीके के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जमीन के नीचे धरती के गर्भ में पाए जाते हैं। इनका क्या औचित्य है, इनका क्या प्रयोजन है आपके हिसाब से? आप में से कोई इस बात के ऊपर कभी सोचा आपने, या कभी आपको बताया गया? कभी नहीं बताया गया। आपको ये जरूर बताया गया है, कोयला क्या है? एक ईंधन है। पता है ना ये बात सबको। पेट्रोल क्या है? ईंधन है। और इस कोयला से क्या होता है? कोयला वस्तुओं को गर्म करने के काम आता है। इससे पानी उबाल लो, बिजली बना लो, है ना। स्टीम बना लो, स्टीम इंजन चला लो। ठीक है, कोयले सिगड़ी में डाल के खाना बना लो। इस तरीके की बातें हमको पता है। लेकिन कोयला धरती में एक जहां जिस स्थान पर रखा हुआ है, उसका कोई प्रयोजन है, ये बात हमारे ध्यान में आई नहीं है, या हमारे ध्यान में लाई नहीं गई है। हम में से कितने लोगों को पता है कोयला वगैरह ये जो हम धरती से निकालते हैं, अब धरती यहाँ ठोस है ना, कहीं कुछ ठोस चीज रखी हुई है कोयले के, जहां पर कोयला है, तो वहां पर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? अंदर नरम हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। खोखला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये धरती जो है ना, धंस जाएगी। धंस जाएगी कि नहीं धंस जाएगी? ठीक है, इसी प्रकार से पेट्रोलियम या तेल, है ना, इसको खनिज तेल भी बोलते हैं, इसको फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। जीवाश्मों से जो ईंधन बना है उसको फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है। ठीक है, इसका क्या प्रयोजन है? हम में से कितने लोगों को ये पता है जब हम इस खनिज तेल को जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है? कितने लोगों को ये बात पता है? हम सभी को ये बात पता है। सरकारें इसको बाकायदा निकालती हैं। क्या आप जाके निकाल सकते हैं? एक व्यक्ति जाके निकाल सकता है?
यदि व्यक्ति निकालेगा तो सरकार कहेगी चोरी है। ऐसा ही है ना, तो उसको चोरी कहा जाएगा। लेकिन जो कुछ संस्थाएं बन गई हैं या सरकार के नाम से कोई संस्था बन गई है, और ऐसा एक एक कोई मैं व्यक्ति की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, है ना, ये एक नासमझी का जो सिस्टम है ना, उसमें ऐसा कुछ घट गया है। ठीक है, तो अब इस खनिज तेल को निकाल लिया, तेल को निकाला, और तेल को निकाल के अभी तेल जिस फॉर्म में था, यहाँ इसका कोई रोल होगा, इसकी कोई भागीदारी होगी। ठीक है, इसका कोई रोल है, इसकी कोई भागीदारी है, जो अभी हमको पता नहीं है, हमें नहीं पता। ठीक, लेकिन हम सब इस पेट्रोल, इस तेल को कहीं निकाल के यूज कर रहे हैं, और यूज कर करके वायु प्रदूषण में भागीदारी कर रहे हैं। इस वायु प्रदूषण से पीड़ित कौन हो रहा है? हम स्वयं पीड़ित हो रहे हैं। हमारी पीढ़ी तक कम से कम लोग ये सोचते थे हमारी आने वाली जो संतानें होंगी उनको तकलीफ होगी। आपकी पीढ़ी वो अंतिम पीढ़ी है जिसकी संतानों तक की टेंशन अपने को नहीं लेनी है। आप ऑलरेडी उस चीज से सफरिंग आपकी शुरू है ना। मुझे लगता है हमारी जो जनरेशन रही होगी शायद वो लास्ट स्वस्थ जनरेशन हो, है ना। उसमें भी जो शहरों में रह रहे हैं आपकी एज के लोग, उनको बहुत सीवियर इश्यूज ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि मैंने आपकी एज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ काफी सालों से, तो मैं देख रही हूँ स्वस्थ रह ही नहीं पाते हैं। सीजनल बीमारियां, तुरंत इम्यूनिटी लो, है ना। तो क्या सारी आपकी ही तकलीफें हैं? ये बताइए, अगर आप अस्वस्थ हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी किसकी हुई? हर मनुष्य का स्वास्थ्य हवा, पानी और भोजन से तय होता है, ये तो आपको पता है ना। यदि हवा स्वस्थ नहीं है, यदि हवा प्रदूषित है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी है? यदि पानी प्रदूषित है तो ये क्या आपकी जिम्मेदारी है? अभी तो आप फिलहाल तो उस स्थिति में नहीं है जहां जिम्मेदारी ले पाए, या आपसे छोटे और जो बच्चे हैं तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है ये? सरकार की, आपके माता पिता की, आपसे बड़े लोगों की, आपके टीचर्स की, है कि नहीं है जिम्मेदारी? उन्हीं की जिम्मेदारी है भाई, है ना। तो अब जरा सोचा जाए, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक से किया? फिर यदि नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाए? इस बात को किसी अहंकार के साथ नहीं, इस बात को किसी विरोध के साथ नहीं जांचना है। इस बात को जांचना है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यदि हम गड़बड़ जहाँ हो रही है उस बात को पता नहीं लगा पाए तो हम उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, है ना, और पुनः पुनः वो गलती हमसे हो जाएगी। बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो पेट्रोलियम है ना, या जो कोयला है, अच्छा चलो अब थोड़ा सा देखते हैं। आप चाहे आंखें बंद करिए, चाहे आंखें खुली रखिए, इस ब्रह्मांड का चित्र हम सबने देखा है ना। इसमें सूरज है ना, बहुत दूर है सूरज धरती से, है ना, और बहुत सारे और ग्रह हैं। इस तरीके के चित्र आपने देखे हैं, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, है ना। इस प्रकार के ग्रह जिनके नाम पर हमने अपने दिवस या दिनों के नाम भी रखे हैं, है ना। और पृथ्वी भी उसमें से एक ग्रह है, जिसमें जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह मतलब जो पृथ्वी के चक्कर काटता है, ये हमको पता है ना। सूर्य के चक्कर कौन काट रहे हैं? ये सारे जो ग्रह हैं ये सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं, ये सब पता है। अब ये देखो, उस पूरे ब्रह्मांड में, इस अखंड ब्रह्मांड में कोई एक काम चल रहा है, ठीक है। तो और ये सारे जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनको क्या कोई पावर सोर्स प्राप्त है कहीं से, कि कहीं से इनका प्लग लगा हुआ है और ये घूम रहे हैं? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। ये सारे ग्रह, ये सारे उपग्रह क्यों घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? घूमने के लिए जो अनंत ऊर्जा है ये इन्हें कहां से प्राप्त होती है? ये हुई मैक्रो लेवल की बात, ये हुई बड़े स्तर की बात। अब यदि आप एक परमाणु, अणु परमाणु का नाम आपने सुना, कि कोई भी वस्तु है वो अणुओं अथवा परमाणुओं से मिलकर के बनी है, ठीक है ये बात।
आप में से कितने लोगों को पता है परमाणु के अंदर परमाणु के कुछ अंश होते हैं जिनके नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? आप में से कितने लोगों ने इस तरीके के नाम सुने हैं या उनको पता है अणुओं में परमाणु होते हैं? आपको नहीं पता है बेटा? पता है? हाँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपका स्तर, आप ये बात पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि जो परमाणु के अंश होते हैं वो परमाणु के अंदर स्थिर होते हैं, एक जगह ऐसे ही बस बैठे रहते हैं, या वो भी मूवमेंट करते रहते हैं? और ये गति निरंतर है या रुक रुक के होती है? निरंतर। और क्या ये गति करते 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 किसी समय खत्म हो जाते हैं? नाउ येट अनदर क्वेश्चन टू यू। इस अनंत गति के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए, और इस तरीके से ये चक्कर काटते हुए इनको कितना समय हुआ होगा? क्या कोई आदि, मतलब क्या कोई शुरुआत समझ में आती है या क्या कोई अंत समझ में आता है ना? मल्टीपल जो हमारा ये मल्टीवर्स है, या जो हमारा है ना ब्रह्मांड पूरा जिसको हम कह रहे हैं ना, जिसमें बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, मिल्की वे में अगर देखें तो हर एक ग्रह को, हर एक नक्षत्र को हम क्या पाते हैं कि वो गतिमान है, पाते हैं? ठीक है ना? जब भी आपने कभी चित्र देखे होंगे, जब भी आपने विज्ञान पढ़ा है, तो आपने इस बात को पाया है। इसी प्रकार से प्रत्येक परमाणु अंश गतित है। आप सबके लिए ये प्रश्न है, ये अनंत ऊर्जा इन परमाणु अंशों को और इन ग्रहों को कहां से प्राप्त है? ठीक, आप सब सोचिए, हम भी आपको उत्तर देंगे, लेकिन फिलहाल तो आपके सोचने के लिए प्रश्न है। फिर हम सोचते हैं कि भाई ये सूर्य के चारों ओर कुछ चक्कर लगा रहे हैं कुछ ग्रह, है ना, ये क्यों चक्कर लगा रहे होंगे? क्या कोई ऊपर से अलग से बैठ करके देख रहा है और चीजों को घुमा रहा है अपने हिसाब से? क्या लगता है आपको? इस प्रकार की देखिए बहुत सारी कल्पनाएं मानव ने जरूर करी हैं, है ना। जैसे हम भी जैसे हमने कभी कठपुतलियों का डांस देखा, तो कोई लोग हमें चलते दिखते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे ऊपर से चला रहा होगा, वैसा ही शायद इंसान को भी कोई चला रहा है। तो इस तरीके से ऐसी हमने कोई एक भगवान की, कोई एक गॉड की कल्पना करी हुई है। करी है कि नहीं करी है? करी हुई है, ठीक है। लेकिन फिर भी अब गॉड वगैरह को तो नहीं देखा किसी ने, हम में से तो किसी ने नहीं देखा। तो ये परमात्मा नाम की चीज, और तो कोई है ना, गाय या अन्य कोई जानवर कभी कोई पूजा पाठ आदि करते नहीं देखते, दिखते हैं क्या? है ना, कोई भी जीव जानवर पेड़ पौधा, इनमें से कोई भी इस तरीके की कल्पना या इस तरीके के भ्रम से ग्रसित नहीं दिखता। लेकिन मनुष्य जो है वो इस तरीके की कल्पनाएं करता है। ना सिर्फ कल्पनाएं करता है मानव, बहुत सारी कल्पनाएं वो जो करता है उनको साकार भी कर लेता है। ये भी सोचने की बात है। मानव की एक और खूबी देखो, जैसे चिड़िया आज से 10,000 साल पहले जैसा घोंसला बना रही थी, आज भी वो वैसा ही डिटो घोंसला बनाती है कि नहीं? लेकिन मानव 10,000 साल पहले जैसे गुफा में रह रहा था, क्या हम आज भी गुफा में रह रहे हैं? हमारे घर पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते चले जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ती ही चली जा रही हैं, है ना। सोचने की बात है ये। तो मानव में कुछ अलग सा दिखाई पड़ता है, है ना। कोई जीव जानवर, उसका जो फूड था, जैसे गाय घास खाती थी आज से 10,000 साल पहले, इसने तो पिज्जा खाना शुरू नहीं किया। घास खाती है, काम खत्म। लेकिन मनुष्य में एक खास बात है कि उसके मन में जो आकार बनता है, ध्यान से सुनिए, मनुष्य के मन में जो आकार बनता है, आपको पहले दिन की एक्सरसाइज अगर याद हो तो जैसे ही मैंने कहा था सेब, आपके मन में एक चित्र बन गया था, एक आकार बन गया था। हमारे दिमाग में कहीं चित्र बनने की कोई फैसिलिटी हमको उपलब्ध है। और ये जैसे मान लीजिए ये जो हमने हट बनाया है यहाँ पर, है ना, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिमाग में पहले आया होगा। ये कहाँ दिमाग में पहले बना होगा, फिर वास्तव में बना होगा। तो मानव की ताकत को देखेंगे तो उसके मन में एक आकार बनता है और उसके पास इस तरीके के हाथ पैर हैं जिससे वो अपने मनाकार को साकार करने की क्षमता रखता है।
इस विषय पे बहुत वर्ष पहले एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी कि मनुष्य के जो हाथ में अंगूठे का जो विकास है ना, मनुष्य की शरीर की रचना भी ऐसी है कि उसके मन में जो आकार बनते हैं उनको साकार करने के लिए हाथ भी उतने ही सक्षम है। ये अपने आप में विस्मयकारक बात है, आश्चर्य से भरी हुई बात है। ये मनुष्य के मन में ढेर सारे वस्तुओं के आकार आते हैं, ये भी देख लिया आपने। देखिए मनुष्य के मन में ऐसी भी बातें आती हैं जिनका कोई आकार बनता नहीं है, जैसे कि विश्वास। कोई आकार बन पाया था? सम्मान, स्नेह, प्रेम, कृतज्ञता, करुणा, दया, कृपा, इनका कोई चित्र बनता है? लेकिन मनुष्य फिर भी इनकी बातें करने से चूकता नहीं है। और मजेदार बात यह है कि पूरे मानव इतिहास में अनेकों अनेक भाषाएं हुई, अनेकों अनेक भाषाएं हैं। हर एक भाषा में प्रेम के लिए एक शब्द है। कोई ऐसी भाषा आपको मिलेगी जिसमें प्रेम के लिए शब्द ना हो? मुझे 7 भाषाओं का ज्ञान है, ठीक है। 7 भाषाओं में तो मुझे ऐसा कोई शब्द नहीं मिला जिसका कोई एग्जैक्ट हमें ट्रांसलेशन ना मिल जाए। लगभग लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है। तो आपको क्या लगता है, विश्वास के लिए हर एक भाषा में शब्द है कि नहीं है? अंदाजा लगाइए। है ही। सम्मान के लिए भी है, स्नेह के लिए भी है। कम से कम 3 भाषाएं तो आपको भी आती होंगी। 2 या 3 भाषाएं सबको आती हैं, है ना। 2 तो ठीक से आती होंगी, हिंदी और गुजराती तो ठीक से आती हैं। इंग्लिश भी आपको इतनी तो आती होगी कि आप लव, रिस्पेक्ट, इस तरीके के शब्दों को जानते होंगे, ठीक है। तो सभी भाषाओं में इन वस्तुओं के लिए भी, इन वस्तु मतलब इन वास्तविकताओं के वास्तविकताओं के लिए शब्द हैं। अब मैं जैसे आपसे पूछूं, मैंने उस दिन आपको रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल की बात कही थी कि आप पहले एप्पल इमेजिन करिए। ज्यादातर लोगों ने लाल रंग का एक सेब देख लिया होगा। फिर जैसे ही मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा वाला एप्पल रेड थोड़ी है, ग्रीन एप्पल है, तो आप तुरंत जाके आपने उसको बढ़िया ग्रीन कर लिया होगा। किया ना आपने, है ना। तो अब देखो, ये जो विश्वास, सम्मान और स्नेह है, इसका चित्र किसी को नहीं बनता, नहीं बनता ना। लेकिन जरा सम्मान अपमान की बात आ जाती है तो आदमी के तेवर देखे आपने। विश्वास टूट जाता है तो आदमी की हालत देखी है आपने, है ना। प्रेम के लिए दुनिया पागल है ना, कि प्रेम मिल जाए, है ना। जिस भी रूप में हम कल्पना कर पाते हैं। देखिए अभी तो प्रेम को बहुत कम हम कल्पना कर पाते हैं कि वास्तव में प्रेम क्या है। जो भी कल्पना, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे समाज से, जिस भी तरीके की हमारे मन में आती है, हम वैसा प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक बात है, मेरी बात से सहमत हैं? हैं। ठीक। तो देखिए मनुष्य की आवश्यकता मूल में क्या है, इसको थोड़ा जांचेंगे और वापस आते हैं कि मनुष्य, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे मनुष्य में ये विश्वास की चाहत है, सम्मान की चाहत है, इनके भी क्या प्रयोजन है? फिर ये सारे संबंधों के क्या प्रयोजन है? हर एक भाषा में भाई बहन का एक संबंध होता है। आपको ऐसा कोई दुनिया की भाषा मिलेगी जहां पर ब्रदर एंड सिस्टर को ना पहचाना गया हो, माता पिता को ना पहचाना गया हो? ऐसी कोई भाषा मिलेगी? ऐसा कोई संस्कृति मिलेगा? ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग इस प्लैनेट पर नहीं मिलेगा आपको। ये मजेदार बात है। पति पत्नी का संबंध भी हर एक सभ्यता, हर एक संस्कृति, हर एक भाषा में पहचाना गया है। ये अपने आप में अमेजिंग बात है, ठीक है। तो मनुष्य में ढेर सारी हमको दिखाई पड़ती हैं, कुछ अलगाव दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कुछ समानताएं भी दिखाई पड़ती हैं। जब हम समानता के सूत्रों को पकड़ना शुरू करते हैं तो पूरे मानव में एकता का सूत्र हमारे हाथ लग जाता है, ठीक है। तो आइए कोयला पेट्रोलियम का प्रयोजन देखते हैं। वापस चलते हैं अखंड ब्रह्मांड की तरफ। तो देखते हैं, सूरज है एक आग का गोला। सूरज क्या है? आग का एक गोला है। जैसे आप बताइए, एक बाल्टी में आधी बाल्टी गर्म पानी है और आधी बाल्टी ठंडा पानी है। अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? तापमान कुछ मिडल में आ जाएगा, उसके बीच में तापमान आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर एक गर्म चीज रखी हो, है ना, और यहाँ पर कुछ ठंडी चीजें रखी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ अंगीठी रखी है और यहाँ बर्फ रखी है, तो अगर ये पास में रख दी जाएंगी तो क्या होगा? धीरे धीरे
बर्फ पिघलने लगेगी और यहाँ का तापमान थोड़ा कम होने लगेगा। ऐसा होगा नहीं होगा, है ना? तो इसको यदि हम ऑब्जर्व करते हैं, पूरे अस्तित्व में एक नियम सा दिखाई पड़ता है। क्या नियम दिखाई पड़ता है? प्रत्येक आवेशित चीज या गर्म चीज स्वतः ठंडी होती है। और हीट ट्रांसफर का एक नियम दिखाई पड़ता है कि यहां से जो ऊष्मा है वो दूसरी जो बॉडी है, दूसरा जो ग्रह है, जो दूसरा पिंड है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और ये ठंडी होने लग जाती है और ये ताप को पा करके गर्म होने लग जाती है। तो जब हम इस सौर मंडल में देखते हैं तो धरती और अन्य ग्रह जिनके तापमान कम है, स्वयं स्फूर्त विधि से नियम पूर्वक, ये एक नियम है ना, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। किसका? ऊष्मा के ट्रांसफर का, हीट के ट्रांसफर का नियम है। तो हीट ट्रांसफर होकर के ये जो धरती है धीरे धीरे सूर्य के ताप को स्वयं में पचाने का काम कर रही है। दूसरी मजेदार बात देखिए कि जैसे सूरज की जो हीट धरती पर आती है तो ये धरती को खराब नहीं कर रही है। क्या कहना है आपका? ये जो सूर्य की जो हीट है ये आती है तो क्या ये इसको खराब कर रही है? धरती को खराब नहीं कर रही है। यदि सूर्य ना हो तो हमारी क्या स्थिति हो? पेड़ पौधों की क्या स्थिति हो? जीव जानवर कैसे होंगे यहाँ? तो सूर्य और धरती का एक बड़ा सुंदर संबंध दिखाई पड़ता है। सूर्य और धरती का एक बड़ा सुंदर संबंध दिखाई पड़ता है। ये जो लेन देन है ना, ये बड़ा म्यूचुअली फुलफिलिंग है। कैसा है? उपयोगिता और पूरकता के आधार पर है। कैसा है? उपयोगिता और पूरकता के आधार पर है कि धरती सूर्य के लिए उपयोगी है और सूर्य धरती के लिए पूरक है ना? या ऐसे कहें, धरती जो है वो सूर्य के लिए पूरक है और सूर्य जो है वो धरती के लिए उपयोगी है। तो इस अखंड ब्रह्मांड में प्रत्येक दो इकाइयों के बीच ये भी एक सुंदर बात पकड़ में आती है। अब हम एक एक चीज के बीच इस उपयोगिता पूरकता के नियम को भी देखेंगे। ठीक, तो देखो, धरती के अंदर यहाँ पर कोल, पेट्रोलियम, इस तरीके की चीजें हैं। ऊपर क्या है? बढ़िया अपनी अच्छी कुछ रॉक्स हैं, ये हैं, है ना? इस तरीके के 3 लेयर आपको पढ़ाए जाते हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। याद है आपको? है ना? और फिर यहाँ पर ये जो क्रस्ट है ये बढ़िया वाली, यहाँ पे कहीं काफी जगहों पर मिट्टी है और यहाँ पर क्या है? पेड़ है। ठीक, फिर ऊपर क्या है? यहाँ पर कहीं ओजोन लेयर है, पता है ना आपको? ठीक, तो सूरज की किरणें इस धरती पर आती हैं, कुछ अंदर आ जाती हैं और कुछ परावर्तित हो जाती हैं। ओजोन लेयर कितनी खूबसूरत चीज है। ओजोन का मुझे फॉर्मूला बताइए अगर आप में से किसी को पता हो। O3, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताइए। ऑक्सीजन का O2। वाटर का बताइए। सोचने की बात है कि इस धरती पर जितना भी ऑक्सीजन है वो सारा का सारा O2 के फॉर्म में नहीं है। कुछ O2 के फॉर्म में है, कुछ O3 के फॉर्म में है, कुछ H2O के फॉर्म में है, कुछ किसी अन्य फॉर्म्स में है। ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि इतना ऑक्सीजन, इतना ओजोन, ये ओजोन यहां पर आ जाएगा? है ना सोचने की बात। देखिए, तो ये मजेदार बात है कि कुछ यहाँ पर रेज अंदर की तरफ आ जाती हैं और कुछ यहीं से परावर्तित होकर के वापस चली जाती हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, इतना साइंस, बस यहाँ तक पढ़ा के छोड़ देते हैं। ये बताओ, ये जो धरती की सतह है ये फिर गर्म होती है कि नहीं होती है? होती है। सूरज अपने पास कितनी देर उपलब्ध रहता है? अधिक से अधिक 9 से 10 घंटे, है ना? या 12 घंटे लगा लो, चलो। पर 12 घंटे तो क्या रहता है? अंधेरा रहता है। अब कल्पना कीजिए, आप सब विज्ञान पढ़े हुए लोग हैं, ये जो हीट आई है वो धीरे 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 गर्मी करके कोयला को, पेट्रोल को, इस सब चीजों को गर्म कर देती है। कढ़ाई में आप कभी तेल को गर्म करिए, है ना? तेल गर्म थोड़ा सा जल्दी स्पीड से हो जाता है और ठंडा कैसे होता है? धीरे धीरे। बात समझ में आ रही है?
तो यदि ये ऐसा कर पाता है कोयला और पेट्रोलियम, तो क्या होगा, ये जो पेड़ पौधे, इन्हें सतत एक नमी, एक सतत एक गर्मी चाहिए कि नहीं चाहिए, एक टेम्परेचर मेंटेनेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। ये आप जनक सर की क्लास में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। सतह में नमी होनी चाहिए, है ना, गर्मी होनी चाहिए, एक खास टेम्परेचर होना चाहिए, उसको आप ह्यूमस के नाम से जानते हैं। आपको पता है कितने डिग्री पर सभी प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ होती है? हैं? सूक्ष्म जीवाणु को 21 से 26 या 27, उससे ऊपर जाता है तो सूक्ष्म जीवाणु काम करना बंद कर देते हैं, वो हाइबरनेशन स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे टेक्निकल चीजें आपको जनक सर पढ़ाएंगे। देखिए कोयला और पेट्रोलियम ने क्या किया, ऊर्जा को 12 घंटे दिन के पचा लिया, और पचाने के बाद धीरे 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 इस हीट को अगले 12 घंटे पेड़ पौधे, इसमें बहुत सूक्ष्म जीवाणु जो छोटे छोटे रहते हैं, उन सब के लिए क्या हो जाती है, वो ऊष्मा पूरक हो जाती है ना। प्रकृति सुंदर, तालियां बजाइए प्रकृति की इस व्यवस्था के लिए। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम का अपना एक प्रयोजन है, वे जहां रखे हुए हैं। अब यदि आप कल्पना कीजिए कि हमने कोयला और पेट्रोलियम को निकाल दिया, इसका काम क्या था कोयला और पेट्रोलियम का, इस धरती पर ताप का संतुलन बनाए हुए थे। अभी मैंने सिर्फ एक उपयोग आपको बताया है, मैं चाहती हूँ इस पे आप आगे रिसर्च कीजिए खुद से ही, ठीक है, जानने की कोशिश करिए, क्योंकि सब तो नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं। इसको हमने यहाँ से हटा दिया और इसमें, है ना, और इसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के हमने बाहर का वातावरण और अधिक गर्म कर लिया। इस गर्मी को पचाने वाला अंदर कोई कुछ रखा नहीं हुआ है, तो धरती पर क्या चीज गड़बड़ा जाएगी, ताप का संतुलन गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा गया है। इसका नाम आपने ऐसा सुना हुआ है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। इस अस्तित्व में पाई जाने वाली हर एक वस्तु नियम पूर्वक आपको दिखाई पड़ती, जैसे सर ने बताया ना 26-27 डिग्री के आसपास वो जीवाणु, है ना, जो बैक्टीरिया हैं, जो सूक्ष्म आपके पास जीव हैं, ये अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर यही टेम्परेचर 30 डिग्री 50 डिग्री हो जाएगा तो क्या वो सरवाइव करेंगे? क्या लगता है? मानव के शरीर का तापमान कितना, स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है? बताओ भाई, कब कहते हो बुखार चढ़ गया, कब कहते हो ठंड लग रही है, शरीर ठंडा पड़ गया? हाँ, 100 डिग्री कैल्विन में जाते हैं, 37.5 डिग्री के आसपास आपके शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर के अंदर का जो तापमान होता है, उससे 2 डिग्री इधर और 2 डिग्री इधर, बस इतना वेरिएशन, उतने में हम हिल जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो हमारे क्रियाकलाप हैं, ना इनकी चर्चा है, ना ये विषय वस्तु हैं। आपको क्या लगता है वैज्ञानिकों को ये पता है कि नहीं पता है? पता होगा, ऐसा हम कल्पना करते हैं। ये बताओ, जो लोग एक पेट्रोलियम कोयला आदि का खनन कर रहे हैं और इस तरीके से इस धरती की व्यवस्था को खराब कर, उनको पता है कि नहीं पता है? हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो। आपका क्या इस पे विश्लेषण लगता है कि यदि, क्या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको पता है फिर भी वो कर रहे हैं? तो अगर ऐसा है तो वो क्यों कर रहे होंगे आपके हिसाब से? हाँ, क्यों? बोलो बोलो। पैसा। पैसा से क्या खरीदेंगे, क्या लेकर के आएंगे? लग्जरी लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, सुविधा, है ना, और ढेर सारा पैसा संग्रह कर लेंगे। फिर उससे क्या करेंगे? ढेर सारा भोग कंज्यूम करेंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी थोड़ी गाड़ी से कहीं घूमने जाएंगे, यही सब चीजें करेंगे।
तो अगला प्रश्न यहाँ से ये आता है कि मानव की मूल आवश्यकता क्या है। अच्छा ये बताओ, इस तरीके के जो लोग होते हैं, लोग जो दिखाई पड़ते हैं हमको, ये बहुत सुखी होते हैं, दुखी होते हैं? आपका क्या कंक्लूजन है? जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है, दुखी होते हैं। तो फिर हम सबको पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है? पैसे के पीछे भागना है। जो जितना पैसे के पीछे भागा और जो जितना अच्छा संग्रह कर लिया, उसी को हमारा समाज क्या कहता है? यह व्यक्ति सफल हो गया। सफलता का आधार और क्या है? पैसा। पैसा से क्या ला सकते हो? सुविधा और संग्रह। चलिए थोड़ा सा देख लिया जाए। हम सभी लगातार ये देखते हैं कि ढेर सारा पैसा, ढेर सारा विकास होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा था, विकास वास्तव में क्या है। हम में से, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं 25 लोगों से यदि पूछा जाए कि विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो यदि विकास प्रदूषण का नाम है, विकास यदि दुख का नाम है, विकास यदि संबंधों में टूटन का नाम है, तो ऐसा विकास कितने लोगों को चाहिए? ऐसा विकास हम में से कितने लोगों को चाहिए? या हमें साफ सुथरी सड़कें भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, अच्छा भोजन भी चाहिए, और साथ साथ अच्छे संबंध भी चाहिए। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमको ये घर नहीं चाहिए, बस हमारे संबंध अच्छे हों। उतने से भी चलेगा क्या? उतने से नहीं चलता। अपने को सारी ये आवश्यकताएं भी पूर्ति होनी चाहिए, साथ में हमारे संबंध भी अच्छे होने चाहिए, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई। ऐसा ना हो कि सारे संबंध खराब और केवल पैसा पैसा हो तो भी आदमी सुखी तो नहीं है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मानव को देख लेते हैं। मानव, देखो, कोई भी व्यक्ति जिसको हम कहते हैं ना जिंदा मानव है ना, तो जिंदा और मुर्दा में, जिंदा और मरे हुए में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? कोई एक चैतन्य भाग है ना, जो हमें चैतन्य बनाए रखता है। वो जब नहीं रहता तो हम क्या कहते हैं? ये मुर्दा है या मर गया। ठीक है, तो शरीर प्लस चैतन्य, है ना, इसको हम कहते हैं मानव, इंसान, है ना। मानव में दो स्वरूप में दिखाई पड़ता है, जैसे ऐसा जानवरों के शरीरों में भी होता है और मानव के शरीरों में भी होता है कि दो लिंग, पुरुष और महिला के रूप में दिखाई पड़ते हैं, पर दोनों ही मानव ही गिनती में आते हैं। ठीक है, चलिए मानव की आवश्यकताओं के बारे में थोड़ी बातचीत कर ली जाए। नहीं बेटा, इसको मत करिए, जो भी आप कर रहे हैं ना इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आवश्यकताओं को थोड़ा देख लिया जाए। शरीर की आवश्यकताएं क्या हैं और चैतन्य पक्ष की आवश्यकताएं क्या हैं? ये दो अलग अलग आवश्यकताएं हैं या सेम आवश्यकताएं हैं? बताओ भाई। एक आदमी को सुखी रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, तृप्त रहने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा, मकान, सबसे पहली बात। ठीक है, तो देखो हम इसको दो हिस्सों में करके रख रहे हैं। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान कहाँ रखें? शरीर की आवश्यकता है या चैतन्य पक्ष की? रोटी, कपड़ा, मकान। संबंध किसको चाहिए? पक्का? शरीर को तो नहीं चाहिए संबंध। फिर तो ये जब संबंध होंगे तो इन संबंधों में ही ये चीजें होती हैं। विश्वास, स्नेह, बोलिए, नाम बोलिए। विश्वास,
और ठीक है, कृतज्ञता। सत्य चाहिए, करोना, कोरोना, करुणा चाहिए, मैंने कहा कोरोना चाहिए। वो भी चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है कोरोना की? वेकेशन, हाँ। नहीं, आप ये ना कहिए कि कोरोना की जरूरत है, आपको जरूरत वेकेशन की है, कोरोना की जरूरत थोड़ी है। क्यों बेवजह आप बैठे बिठाए मोल ले रहे हैं बेकार के समस्याएं? और वेकेशन की जगह भी ऐसा कहिए कि जलसा करना है, छुट्टी हो या ना हो अपने को जलसा करने को मिले तो बस हो गया, बराबर ना। ऐसा क्यों बोलना है अपने को कि नहीं कोरोना चाहिए, कोरोना चाहिए, कोरोना वापस आ जाएगा भाई। चलिए ठीक, और क्या आवश्यकताएं हैं शरीर की? और कोई जरूरत है कि नहीं है? देखो इतनी सा गाड़ी, हाँ गाड़ी चाहिए। फिर हाँ, गाड़ी के लिए आप साइकिल लगा लो, हवाई जहाज लगा लो, ट्रेन लगा लो, ये सब गाड़ी के अंदर आ गया। परिवहन चाहिए कुल मिलाकर के, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं दूर गमन चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए साधन चाहिए। फोन चाहिए, हाँ फोन को क्या कह लें, चलिए फोन कह देते हैं। इसको हम कह सकते हैं दूरदर्शन, दूर श्रवण, दूर की वस्तु सुननी, दूर की वस्तु देखनी। उसके लिए अपने पास टीवी है, उसके लिए अपने पास मोबाइल है ना, फोन है। तो इस तरीके से अगर हम इसको बांटें, इसको हम एक भाषा में लिखें, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं इसको? दूरदर्शन, दूर श्रवण और दूर गमन, ठीक है। यहाँ एक आपको अच्छा ध्यान आकर्षण कराती हूँ, देखिए हर व्यक्ति को दूरगमन या परिवहन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए या व्यक्तिगत कार चाहिए? आवश्यकता के रूप में बताइए। ये जो व्यक्तिगत, देखिए हम में से यहाँ बैठे लोग अधिकतर लोग ये बात सोचते हैं कि हमारी अपनी गाड़ी हो, आज नहीं तो कल हमारी अपनी गाड़ी हो, है ना। इसी तरीके का प्रभाव हमारे समाज में है। ये बताइए आप में से कितने लोग अहमदाबाद या किसी बड़े शहर में कभी गए, कभी भी गए? ट्रैफिक देखा है आपने? एक्सीडेंट्स के बारे में आपको आइडिया है कितने एक्सीडेंट्स होते हैं एवरीडे? देखा है? इंडिविजुअल जो गाड़ियां हैं उसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ गया है। एक एक गाड़ी में कई बार एक एक व्यक्ति ही जाता हुआ दिखाई पड़ता है, होता ही है ना। सोचने की बात है। तो हमें चाहिए था परिवहन, हमें चाहिए था ट्रांसपोर्ट, और हम कहीं ना कहीं इस जगह आ गए कि नहीं सबको इंडिविजुअल कार चाहिए। एक कार बनाने के लिए कितनी चीजें आपके हिसाब से लगती होंगी? इंजन किससे बनता है? लोहे से। लोहा चाहिए, कुछ प्लास्टिक चाहिए, कुछ रबड़ चाहिए। कच्चा माल के बारे में अगर हम बात करें, खनिज तेल चाहिए, हाँ? वो स्पेयर पार्ट बेटा किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से, लोहे से, रबड़ से। कांच चाहिए। कांच का रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल क्या होता है? कांच कैसे बनता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन मतलब रेती, ठीक है ना। कांच जो है वो सिलिकॉन अथवा रेती से बनता है, ठीक है। तो ये कच्चा माल आता कहाँ से है बेटा? जमीन से। लोहा जमीन से निकलता है, माइनिंग करनी पड़ती है। जितने जितने लोगों को व्यक्तिगत कारें चाहिए तो कितना माइनिंग करना पड़ेगा। यदि आपके पास क्रस्ट ही नहीं रहेगी, जमीन ही नहीं रहेगी, तो रहेंगे कहाँ हम लोग? ठीक है, बात समझ में आ रही, बात पकड़ में आ रही है?
अच्छा ये बताओ, सच सच बताना थोड़ा सा, कि जो व्यक्तिगत आपके पास गाड़ी हो, ये आइडिया आता कहाँ से है? दूसरों को देख करके कोई है ना, अपना थोड़ा शो ऑफ करते हैं ना जब भी लोग, तो हमको भी लगता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है इसलिए हमको नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा होता है ना? क्या बात है बेटा, जो बात है इधर इधर बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आपस में ना बोलिए, आपस में बोलते ना तो चार लोग आपके और सुनने के लिए पीछे मुड़ जाते हैं। ठीक है, हैं? बोलो बेटा, अगर आपकी बात में कोई अच्छी बात है बताने लायक तो बताइए, और अगर नहीं है तो बोलने का भी कोई मुद्दा नहीं है ना? ठीक है, तो मनुष्य की आवश्यकता के रूप में देखो, कई बारी, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार चूंकि मनुष्य के जो संबंध हैं उस संबंधों में समझ नहीं है, कहीं विश्वास की कमी है, कहीं स्नेह की कमी है, कहीं प्रेम की कमी है, उसके कारण है ना, जब किसी और के पास हम किसी वस्तु को देखते हैं, या तो वो व्यक्ति, ज्यादातर अगला व्यक्ति ही हमें ऐसा बोध करा देता है कि तुम्हारे पास ये चीज नहीं है और इसलिए तुम कुछ कम हो। हम में से किसी को कम होना स्वीकार नहीं होता है, और हम ये कहते हैं कि हम जो हैं वो आपको एक समय पे पता चल जाएगा, और उसको दिखाने के चक्कर में, उसको कुछ समझा देने के चक्कर में हम भी कहते हैं कि हमारे पास भी एक व्यक्तिगत गाड़ी होनी चाहिए, जिसका दबाव किसके ऊपर आता है? इस धरती के ऊपर आता है। अब सोचने लायक बात यह है, क्या इसमें आप गलत हैं या इसमें हम गलत हैं? गलत नहीं है बेटा। यदि किसी मानव को अभाव का बोध कराया जाता है तो वो उसको पाने के लिए क्या हो जाता है? तत्पर हो जाता है, क्योंकि मानव को अभाव स्वीकार होता नहीं है। तो कुछ तो ऐसा गड़बड़ हो रहा है जिसके कारण ये अभाव यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त दिखाई पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो आदिवासी लोग हैं, है ना, जो जंगल में रहते हैं, अभी भी जंगल के काफी करीब रहते हैं, उनके पास गाड़ी नहीं है, या उनके पास ढेर सारी जो अभी हमारे पास सुख सुविधाएं हैं वो नहीं है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, वो सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी हैं। लेकिन यदि उस व्यक्ति को जाकर के हम शिक्षा दे दें, यही आधुनिक शिक्षा जो हम सबको बढ़ती है, हैं? बिल्कुल सही बात है, उसको ये लगने लग जाता है कि वो किसी से कुछ कम था। ठीक है, तो आप में से किसी ने कहा था कि हमारी एक आवश्यकता है शिक्षा, तो शिक्षा शरीर की आवश्यकता है या चैतन्य पक्ष की आवश्यकता है? शिक्षा किसकी आवश्यकता है, सोच लीजिए। चैतन्य पक्ष की। क्या मुर्दा को शिक्षा की आवश्यकता है? अगला प्रश्न ये बताओ, शिक्षा से क्या अपेक्षा है? शिक्षा देने, किसी को शिक्षित करने का मतलब क्या? हाँ नहीं, ज्ञान तो है, लेकिन जैसे आपको शिक्षित कर दिया गया तो आपसे अपेक्षा क्या होती है? जागरूक हो जाना। शिक्षित व्यक्ति क्या हो जाए? जागरूक हो जाए। तो आपके हिसाब से बताइए मुझे कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो इंजीनियर्स हैं, ये जो एडवोकेट्स हैं और अन्य पढ़े लिखे लोग हैं, और ये जो धरती का हाल है, ये पढ़े लिखे लोगों की वजह से है या तो कहाँ गड़बड़ हो रही भाई? शिक्षा में कुछ गड़बड़ चल रही है। जैसे यदि हमने ये पढ़ाया ही नहीं कि कोयला और पेट्रोलियम का कोई भागीदारी इस धरती पर है, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? जो हो रहा है वो होना शुरू हो जाएगा। यदि हमने व्यक्तिगत जो गाड़ियां हैं ना, हमने परिवहन को मनुष्य की आवश्यकता के रूप में नहीं जाना, हमने कहा, हमने इस तरीके का प्रचार कर दिया, गाड़ियां सबके पास अपनी व्यक्तिगत होनी चाहिए,
माता जी की अलग गाड़ी, पिताजी की अलग गाड़ी, और बच्चे के लिए 18 वर्ष का होते ही उसके लिए भी एक गाड़ी आनी चाहिए। तो मनुष्य की आवश्यकता व्यक्तिगत गाड़ियां नहीं है, मनुष्य की आवश्यकता परिवहन है। और कैसा परिवहन? सुरक्षित परिवहन। इस पर विचार होने की आवश्यकता है। ठीक है, इस पर संवाद होने की आवश्यकता है। दूरदर्शन और दूरश्रवण का हाल देख लीजिए, अभी जो मोबाइल के रूप में आपके पास उपलब्ध है, हम सबको मोबाइल उपलब्ध है ना। और मोबाइल से आपके हिसाब से अंदाजा लगाइए कि कितने समय हमको एक्चुअली पूरे दिन में कितनी देर के लिए किसी से बातचीत करने के लिए फोन चाहिए होता है। आधा घंटा, अधिक से अधिक लगा लो 1 घंटा, किसी दिन लंबी बात हो गई 1 घंटा अधिकतम। फोन हमारे पास 24 घंटे उपलब्ध रहता है ना। देखिए, मैं इसमें ना पूछना चाहती हूँ ना बताना चाहती हूँ, लेकिन हम सबको पता है कि इस समय, आज की स्थिति में अधिकतर समय हमारा नष्ट होने का एक साधन फोन बन चुका है। जितना समय आप उस पर रहते हैं, लगातार आपके पास एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, आप नई नई वस्तुएं देखते हैं, फिर आपके मन में ये इच्छा जाग जाती है कि हमको इन वस्तुओं को खरीदना है। ठीक है, तो मानव की ये आवश्यकताएं रही, और ये रही चैतन्य पक्ष की आवश्यकताएं। अब एक और मोटा मोटा हिसाब लगाइए कि आज की स्थिति में यहाँ बैठे हम सभी लोगों के पास रोटी, कपड़ा और मकान, क्या इसकी कमी है, या ऐसी कोई स्थिति है कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, या पहनने के लिए आज की तारीख में कपड़ा नहीं है? हम में से अधिकतर लोग अभी अपनी पूरी लंबाई को प्राप्त कर चुके हैं। हमारे पास जितने कपड़े हैं, अगले 2-3 साल तक अगर नया कपड़ा ना खरीदें तो मुझे लगता है, मेरे पास तो हैं इतने कपड़े कि मुझे जरूरत नहीं। मेरे पास तो अभी इतने मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी तो अब हाइट बढ़नी नहीं है। ठीक है, आप लोगों की थोड़ी बहुत ही बढ़ेगी घटेगी जो होगी, तो मुझे लगता है शायद पूरा जीवन निकल जाएगा। कपड़े फटते ही नहीं है, प्योर कॉटन के कपड़े नहीं होते हैं, वही फटते हैं, है ना। आजकल तो सब मिक्स मटेरियल चलता है। या फटेंगे भी तो बहुत साल कपड़े चलेंगे। रोटी की दिक्कत नहीं है क्या? कपड़े की दिक्कत नहीं है, इतना पैसा भी है कि कपड़ा हो जाएगा जिंदगी भर का। मकान की दिक्कत है, हम में से कोई ऐसा है जो जमीन पे रह रहा हो, अभी भी मकान ना बन पाया हो? हम सबके पास, हमारे सब जहाँ हम रहते हैं, माता पिता के पास एक मकान तो है। विवाह करने के बाद भी किसी के घर ही जाएंगे आप। लड़कियों के साथ भी ऐसा है ना भाई, ऐसा थोड़ी कि कहीं रैंडमली चली जाएंगी। तो रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या सॉल्व। दूरदर्शन, दूरगमन, दूरश्रवण की समस्या भी सॉल्व है, क्योंकि हमारे पास परिवहन की सुविधा है। ठीक है, टेलीफोन, मोबाइल आदि आराम से उपलब्ध है। आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल फोन्स है? हाथ उठाइए। अरे शाबाश, कोई बचा नहीं है। आप में से कितने लोगों के पास ऐसा मोबाइल है जो 10,000 रुपए से कम की कीमत का हो? शाबाश बढ़िया महंगे मोबाइल रखे हुए हैं आप सभी ने, है ना। तो देखिए, ये वाला हिस्सा तो हो गया है पूरा। ठीक है अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा भी बैठा है क्या जिसके पास 50,000 रुपए से अधिक का मोबाइल हो? है क्या कोई? है? वाह। आईफोन, आईफोन की कीमत क्या है इस समय? लाख रुपए? लाख रुपए है कीमत? अच्छा, वाह भाई भाई, तो तुम लोग सब अमीर आदमी हो भाई ठीक है, तो देखो, ये आवश्यकता वाला, ये जो भौतिक आवश्यकता जिसको हम कह रहे हैं शरीर की आवश्यकताएं, इसमें तो दिक्कत लग नहीं रही आगे जा करके भी। कुछ ना कुछ, अब इतना पढ़ लिख गए हो, कुछ ना कुछ धंधा पानी व्यवसाय कर ही लोगे कि पैसा भी कमा ही लोगे। और नहीं कमाओगे तुम में से कितने लोग ऐसे हो जो 3 से अधिक भाई बहन है, या 2 से अधिक भाई बहन है? कितने? इतने? 3 से अधिक? 3? आप? आप?
3 से अधिक। तो देखो तुम लोगों में से अधिकतर लोग की जो भी प्रॉपर्टी है वो भी बंटने वाली नहीं है, है ना, ज्यादा नहीं बटेगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इकलौती संतान है अपने माता पिता की? एक। और कितने लोग 2 वाले? बचे वाले सब 2 वाले हैं। 2 वालों में ऐसे कितने लोग हैं जिनका दूसरा जो भाई बहन है उसमें वो भाई है या बहन, मतलब अलग जेंडर है? जैसे आपकी बहन है ना, अलग वाले कौन लोग हैं? वाह, मतलब सारी प्रॉपर्टी आपके नाम। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, जितने लोगों के नाम, जितने भी आप अपना हिस्सा लगाइए, एक अनुमान करवा रहे हैं आपको, हिस्सा लगाइए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कितनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी कि आप पूरा जीवन, आपका रोटी कपड़ा मकान गाड़ी फोन, बताओ। 4 एकड़ जमीन, 1 एकड़ जमीन की कीमत कितनी है? 5 लाख, तो मतलब 20 लाख की तो जमीन हो गई। ठीक है, अगर कुछ भी ना करो तो 20 लाख रुपए तुम्हें बेच के ही मिल जाएगा। अगर तुम उस पर खेती करते हो तो तुम्हारा धंधा पानी सेट है, धंधा पानी सेट है मतलब ये सब सेट है। अच्छा, ये जब तुमने हिस्सा लगाया जब आपके यहाँ सबसे अधिक 4 हैं, बाकी, हाँ, बाकी लोगों के हिस्से में कितने लोग ऐसे हैं जो अपना अनुमानित जो हिस्सा है वो लगाते हैं कम से कम 1 करोड़ रुपए हमारे हिस्से में आएगा, 1 करोड़। और भाई बहुत बढ़िया। 300 बीघा जमीन है? 200? मतलब कि चलिए, कुल मिला के देखो, कहने का जो मुद्दा है, ये वाला मैटर तुम सबका सॉर्टेड है, इसमें अभी कुछ ज्यादा सोचने करने कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लड़कियों के लिए भी माता पिता सोना चांदी भी खरीद खरीद के रखना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को भी मिलेगा, जाते जाते घर से काफी कुछ मिल जाएगा। फिर बाद में आजकल तो लड़कियों का प्रॉपर्टी पे भी राइट हो गया है, आधा बट ही जाएगा, है ना कुछ तो मिलेगा। जहां शादी करके जाओगी वहां आपके हस्बैंड के साथ भी आपका शेयर तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा, दिक्कत तो नहीं होगी कहीं पे भी। पढ़ी लिखे हो आप, कुछ भी नहीं मिलता है तो भी कहीं स्क्रैच से भी तुम जिंदगी शुरू ही कर सकते हो। इसके बारे में क्या हाल चाल है बताओ। चलिए, तो थोड़ी बातचीत कर ली जाए इन इन शब्दों के ऊपर। आप अपने को मत देखिए, अभी देखिए आप थोड़े छोटे बच्चे हैं, संबंध वगैरह में आपके साथ लोग निर्वाह कर रहे हैं, आप ज्यादा निर्वाह कर नहीं रहे हैं किसी के साथ, आप देने की स्थिति में नहीं है। तो लेने की स्थिति में कौन खुश नहीं होता? जैसे आप सब खुश हैं, आपको लगता है जी मेरे संबंध बहुत बढ़िया चल रहे हैं माता पिता से, पर माता पिता से पूछा जाए तो क्या कहेंगे? है ना, सारा टाइम आपके बारे में अच्छी बातें हो सकता है वो ना बोले, ऐसा है कि नहीं है? कहते ही होंगे कि बेटा समय बहुत वेस्ट ना किया करो, श्रम किया करो, कुछ ना कुछ आपको जरूर वो कहते होंगे, बताते होंगे। तो आप अपनी बात छोड़ दीजिए, आप अपने परिवार में देखिए, परिवार में जितने भी लोग हैं आपके, ठीक है, आपके माता पिता को देखिए, आपके फई फुआ को देखिए, आपके मासी मासा को देखिए, इन सबको देखिए, और एक्सटेंडेड फैमिली में जरा जाके देखिए, आप जिस परिवार के हिस्से हैं वहां पर संबंधों के क्या हालचाल हैं, संबंध कैसे हैं लोगों में। सिर्फ बोलने के संबंध नहीं, लिफाफा पकड़ाने वाले व्यवहार के संबंध नहीं, अंदर से, हृदय से क्या संबंधों में तृप्ति है? पहला प्रश्न। जिन लोगों, क्योंकि आप में से अधिकांश लोगों के पास जमीनें हैं, हमने भी खेती किया है, तो खेती करने में सर्वाधिक पीड़ा जानते हैं किस चीज की होती है? जो मजदूर जिसको हम बोलते हैं ना, या जो हमारे लेबरर्स होते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हमारे सहयोगी होते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आपके सहयोगियों के साथ संबंध बढ़िया हैं?
और आपको कोई तकलीफ नहीं होती। वो बिल्कुल स्वामी भक्त बन के आपकी सेवा करने के लिए आपका सहयोगी तत्पर है। दूसरी बात, सहयोगी के पक्ष से सहयोगी इतना तृप्त है, आप उसको जितना उपलब्ध कराते हैं, जितना पैसा देते हैं या जिस तरीके का व्यवहार आप उसके साथ करते हैं, आपका सहयोगी, आपका सेवक आपसे कितना तृप्त है। आपसे मतलब आपके परिवार में देखिए, अभी क्योंकि आप अभी छोटे हैं, उस स्तर पर आप नहीं देख सकते, लेकिन स्नेह के स्तर पर देखिए। एक होता है मित्रता, जैसे कि हमारी क्लास में सबसे मित्रता है, मतलब किसी से बैर भाव नहीं है, है ना। लेकिन एक होती है हमारी घनिष्ठ मित्रता। घनिष्ठ मित्रता मतलब यदि मेरा दोस्त किसी समस्या में फंस जाए तो मैं अपना तन मन और धन लगा करके इस दोस्त को उबारने के लिए प्रयत्नशील हो जाऊंगा। आप इसके लिए भी अभी थोड़े छोटे हैं, है ना, क्योंकि तन मन तो आपके पास है, धन अभी आपके हाथ में है नहीं। आप इस बात को अपने परिवार में देख लीजिए, आपके माता पिता के या आपके और भाई बहन अगर बड़े हैं, उनके कितने ऐसे संबंध हैं कि उनके पास कोई ऐसा मित्र है या वो किसी के ऐसे मित्र हैं, है ना। अपने परिवार में देखिए, अपने आसपास के समाज में देखिए। साथ में सोचिए, आपको कितनी सारी ऐसी हिदायतें दी जाती हैं कि बेटा अपनी सारी बात किसी को बताना मत, लोग आपका फायदा उठा ले। आपको ऐसी कहानियां भी सुनाई जाती हैं और आपने कई सारी बातें जो है ना, एक्चुअली में अपने आंखों से भी कई कई बारी देख ली होंगी, शायद एक आध तो घटना घट गई होगी उस उम्र तक। ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात है। कितने लोग बिल्कुल निश्चिंत महसूस करते हैं, या आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वो सभी निश्चिंत महसूस करते हैं। परिवार में सदा सदा शांति बनी रहती है, सदा सदा स्वास्थ्य बना रहता है, सदा सदा समृद्धि। मतलब हमारे पास, सबके पास देखो पैसा तो है, हम सबके पास खाने रोटी कपड़ा मकान ये सारी आवश्यकताएं पूरी होगी, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस भी सबके पास है, यहाँ बैठे सभी लोगों के पास है। हम में से कितने लोगों के पास बैंक बैलेंस और ये सब कुछ तो है, लेकिन ये सब हमारे पास पर्याप्त है और हमको अब नहीं चाहिए, ये एक तृप्ति का भाव आ गया है। अथवा अभी हम दूसरी जगह खड़े हैं कि अब इस पैसे को पैसा लगा के और कैसे बढ़ाया जाए। जिसके पास 10,000 है वो 1 लाख की यात्रा, 1 लाख वाला 10 लाख की, 10 लाख वाला 1 करोड़ की यात्रा पे निकला हुआ है। और इसके लिए लगातार आपको प्रेरित किया जाता है, आपको मोटिवेट किया जाता है, आपकी शिक्षा, आपके समाज, आपके परिवार के अधिकतर लोग आपको यही सारी बातें बताते रहते हैं। तब जबकि वो इतना सारा पैसा कमा करके कुछ भी लगभग हासिल नहीं कर पाए इस वाले पक्ष में। जो ज्यादा अमीर है, जिसके पास सर्वाधिक पैसा है, उसको सुरक्षा गार्ड की जरूरत है, या जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको? यदि उसको गार्ड की जरूरत है, मतलब उसके पास साथ में क्या है? भय है कि नहीं है? तो भय में जीता हुआ मानव आपको सुखी लगता है या निर्भय होकर के जीना सुखी लगता है? निर्भय होने की कोई व्यवस्था है समाज में? सादा जीवन यदि आपका है, आपको कोई भी इस समय जो व्यवस्था है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, सादा जीवन हो, लेकिन बेटा अगर आपका जीवन सादा है और आपके पास सच में मतलब पैसा वैसा नहीं, कोई भी व्यक्ति है ना, कोई छोटे से छोटा किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आपके साथ कोई भी अन्याय कर सकता है और आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि आपके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, अच्छा खासा पैसा लग जाता है। तो यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप करोगे क्या उस स्थिति में? मृत्यु के अलावा कोई वो नहीं होगा। और हर व्यक्ति जीना चाहता है ना, स्वस्थ होकर के जीना चाहता है। बात पकड़ में आ रही है? तो क्या सादा जीवन, इसीलिए लोग कहते हैं ना बेटा प्रैक्टिकल लाइफ अलग लाइफ होती है। ये सब बातें अच्छी लगती हैं सुनने में, है ना। तो अगर, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूं बेटा कि भय पूर्वक जीना चाहते हो कि निर्भय पूर्वक? यही बोल पाओगे। मनुष्य यही बोल पाता है कि विश्वास पूर्वक जीना चाहता हूं। मनुष्य यही बोलता है कि न्याय पूर्वक जीना चाहता हूं। मनुष्य यही बोल पाता है कि मैं
अभय के साथ जीना चाहता हूं, समाज में अभय हो ऐसा मैं चाहता हूं। इसके विरुद्ध कुछ बोल पाता है क्या कोई भी मानव? इस धरती पर कोई भी मानव हो, इसके विरुद्ध बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। अगला प्रश्न आपके लिए, कैसे होगा ये? हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अच्छी बात है, इतना तो आपने सोचा हो सकता है। कितने लोगों को लगता है हो ही नहीं सकता? अभी आपकी उम्र में ऐसा नहीं लगता है, पता है 70-80 साल के लोगों से पूछती हूँ ना मैं प्रश्न, तो कहते हैं हो ही नहीं सकता ऐसा। अगली बात, अगर हो ही नहीं सकता तो मानव में ये इच्छा, मानव में अपेक्षा है क्यों? एक समय में लोग कहते होंगे, बेटा बोलते होंगे कि अरे ये तो हवाई कल्पनाएं हैं, कोई उड़ नहीं सकता। लेकिन सही हो गया, आदमी उड़ता है। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बना लिए ना हमने। पानी पे आदमी चल नहीं सकता, समुद्री जहाज हमने बना लिए। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, इस व्यवस्था का प्रस्ताव मैं आपके सामने रखूंगी आने वाले समय में। ठीक है, बढ़िया। अब थोड़ी क्लास जो है वो भारी हो गई है। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना ही। आपके पास अभी 2 मिनट का समय है। सारे लोग नोट डाउन करिए, मैंने आपको काफी सारी बातें बताई। ओपन योर नोटबुक्स। मैं आपको एक क्लास को रिवाइज करा देती हूँ, आपके नोट्स ले लीजिए। जो हमने बात करी, कोयला और पेट्रोलियम को लेकर के बात करी, तो लिखिए धरती पर कोयला और पेट्रोलियम का क्या महत्व है, उसकी क्या भागीदारी है। आपको अपने शब्दों में लिखना है, चाहे तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं, सूरज का, धरती का, ओजोन लेयर वाला। क्या हुआ बेटा, पेन चाहिए? ये लो, देखो उसमें लिख जाएगा। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम की इस धरती में क्या भागीदारी है, क्या रोल है, क्या औचित्य है, इसका उत्तर आपको लिखना है। कहाँ है बेटा आपकी नोटबुक? कल से नोटबुक लेके आइए, बनाइए, उत्तर लिखिए बेटा, उत्तर लिखिए, उत्तर। उत्तर आपको अभी लिखना है 1 मिनट के अंदर। आप सभी ने सुना होगा, एक चित्र बनाया था मैंने, सूरज से आने वाली किरणें हैं, धरती पर पड़ती हैं, ओजोन लेयर से टकरा करके कुछ वापस हो जाती हैं और कुछ धरती के सतह पर आती हैं, फिर धीरे धीरे उसको कोयला और पेट्रोलियम अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं और फिर गर्मी को धीरे धीरे रात में उत्सर्जित करते हैं, है ना? ठीक है, तो उस चित्र को बनाइए और लिखिए आपके शब्दों में। ठीक है, बन गया, बढ़िया। अगला प्रश्न लिखिए, इस सौर मंडल पे धरती और अन्य ग्रह किस प्रकार उपयोगी हैं? इस सौर मंडल में धरती और अन्य ग्रह सूरज के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो धरती और अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं? तो उत्तर था सूरज का जो ताप है ना, उसको पचाने का काम कर रहे हैं। ठीक, अगली बात मैंने आपको बताई, जो विकास है, जिसको अभी तक हमने विकास माना है, उस माने हुए विकास को करने के कारण कौन कौन सी समस्याएं इस धरती पर हैं, उसको लिखिए। जो माना हुआ विकास है,
माना हुआ विकास, है ना, उसके कारण कौन कौन सी समस्याएं इस धरती पर हैं? माना हुआ विकास, है ना, जैसे हर एक के पास व्यक्तिगत गाड़ी हो जाए, ये एक माना हुआ विकास है। मनुष्य की मूल आवश्यकता जो है वो परिवहन की है, ट्रांसपोर्टेशन की है ना। ट्रैफिक जो है वो मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। तो ट्रैफिक जो है वो माने हुए विकास के कारण एक समस्या है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रैफिक जो है वो माने हुए विकास के कारण एक समस्या दिखाई पड़ती है। और कौन कौन सी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं? जैसे तरह तरह के प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी विकास के कारण ही ये सारी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, है ना। जैसे वाटर पोल्यूशन भी है तो किस लिए है, क्यों है? इंडस्ट्रीज के कारण। ठीक है। आखिरी बात, मानव जो है वो शरीर और चैतन्य का स्वरूप है। शरीर की आवश्यकताएं क्या क्या हैं और चैतन्य पक्ष की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, उसका ये बना लीजिए आप, जो टेबल जैसा मैंने बनाया है। मानव शरीर और चैतन्य का संयुक्त रूप है। मानव शरीर और चैतन्य का जो संयुक्त रूप है। शरीर की आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। आहार, आवास, अलंकार। आहार, भोजन चाहिए, आवास चाहिए, है ना। आवास का मतलब कपड़ा भी चाहिए और घर भी चाहिए, और साथ में अलंकार भी चाहिए। अलंकार क्या होते हैं? तापमान को बनाए रखने वाली वस्तुएं, जैसे ये पंखा है ना, या जैसे ये छप्पर, जैसे हम लोग अलंकार के रूप में कुछ चांदी और सोना भी पहनते हैं ना, तो ये भी शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। शरीर जो है सोने के कारण थोड़ा सा गर्म बना रहता है और चांदी के कारण थोड़ा सा ठंडा बना रहता है। ठीक है। तो आहार, आवास, अलंकार मानव की मूल आवश्यकता है ना। और एक और है महत्वाकांक्षा, है ना। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ जिंदा तो रह लेगा, लेकिन अगर उसको संबंधों में निर्वाह करना है तो उसे दूर गमन, दूर श्रवण और दूरदर्शन चाहिए। लिख लीजिए, ये सिर्फ ये मानव की आवश्यकताएं नहीं है, इसके बिना जिंदगी तो उसकी चलेगी, है ना। तो महत्वाकांक्षा संबंधों में जीने के लिए चाहिए होती है। तो दूर गमन, दूर श्रवण और दूरदर्शन, ये जो मानव के आवश्यकता तो शरीर के ही लिए है ना, लेकिन है किस कारण से? संबंधों में जीने के लिए, उसका एक प्रयोजन है। क्योंकि संबंध विहीन मनुष्य नहीं है। हर मानव जन्म से ही दो संबंध तो पहले बाय डिफॉल्ट लेके आता है, माता पिता। बिना माता पिता के कोई बालक जन्मता नहीं है। कोई भी बालक संबंध विहीन पैदा नहीं होता। ठीक है। तो और दूसरा, चैतन्य पक्ष की जो आवश्यकताएं हैं जो मैंने लिखी हैं उनको भी लिख लीजिए, है ना। विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, कृतज्ञता, गौरव, है ना। इस तरीके की जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, वो हैं किसकी आवश्यकताएं हैं? चैतन्य पक्ष की आवश्यकताएं हैं। विकास के नाम पर जितना हम सोच पाए हैं वो सारा शरीर के लिए ही सुविधा सोच पाए हैं। सोच के देखिए, क्या संबंधों में जीने की कला आपको सिखाई जाती है? उसकी शिक्षा है क्या? बताइए। आप एग्री प्रोसेसिंग का कोर्स कर रहे हैं, आपको ढेर सारी जो वस्तुएं हैं वो कैसे बनाई जाती हैं ये तो सिखा देते हैं, लेकिन मान लीजिए यदि आपका स्वभाव ठीक ना हो और आपके पास कोई भी मजदूर टिके ना, कर लेंगे आप धंधा? कर लेंगे आप व्यवसाय? नहीं कर पाएंगे। और वो वाला हिस्सा आपसे छूट जाता है। एक समय के बाद आप में से अधिकतर लोग शादियां करेंगे, है ना। जिनको करनी है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करनी कोई बात नहीं। आप में से अधिकतर लोग शादियां करेंगे, पत्नी के साथ जीना कैसे ही सिखाया जा रहा है। सब आउट ऑफ सिलेबस चलेगी लाइफ, है ना।
चलिए बढ़िया। तो मुझे लगता है अब आपकी बारी बोलने की। आज आपका कौन सी बात पर ध्यान आकर्षण हुआ, ये बात को आप रखिए। और हाउ डू आई डू इट? ठीक, ये पॉज हो जाता है ना ऐसे, ठीक। हाँ, एक बार सभी को माइक घुमा दीजिए, सारे लोग बता दें, फिर छुट्टी करेंगे। हमारे पास 5-7 मिनट हैं अभी भी। लो बेटा। आपका नाम क्या? धर्मीण नाम है ना? धार्मिक। धार्मिक, सॉरी। चलिए। मुझे एक जो कोयले और पेट्रोलियम की बात जो मुझे नहीं पता थी, वो आज जानने को मिली कि उसका वो क्या बात बतानी है आपको। वो हमारे जो पृथ्वी पर का जो तापमान होता है उसको वो संतुलन करता है, और हम वो निकाल लेंगे तो जो आज वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो ज़्यादा बढ़ेगा, और ओजोन स्तर भी उससे कम हो जाएगा। बढ़िया, नेक्स्ट। मुझे पेट्रोल और डीजल की बात पता चली। वो जमीन के अंदर से वो खनिज क्या काम करता है और उसको निकालने से क्या समस्या होगी वो या पता हो गई चला। है? हो गई है। हो गई है समस्या। हाँ अब सुधारने की बात करनी है अपने को, है ना? हाँ। ठीक, और नई बातें बताओ भाई। हाँ, मुझे शरीर के बाह्य और अंदर की चीज़ें पता चली कि मानव का मतलब शरीर और चैतन्य। तो शरीर में रोटी कपड़ा मकान और वो सब आता है, और चैतन्य में वो संबंध विश्वास प्रेम करुणा इत्यादि आता है। बढ़िया। मुझे मानव शरीर और चेतना में पता चला है कि शरीर में रोटी कपड़ा सब कुछ जरूरी होता है, और चेतनात्मक में संबंध स्नेह प्रेम करुणा सब होता है। સૂર્ય કઈ રીતે પૃથ્વીમાં ઉપયોગી છે એ ખબર પડી, અને પેટ્રોલિયમ કોલસા વિશે વધારે માહિતી ખબર પડી. મનુષ્ય શરીર અને ચેતનામાં કોનો કોનો ઉપયોગ થાય, સમાવેશ થાય છે, એને વિશે વધારે જાણ થઈ મને. आपको ये बताना है आपको एग्जैक्टली क्या पता चला, किसके बारे में पता चला तो नहीं, आपकी जो अच्छी बात है उसको आप सेंटेंस में बोल दीजिए। हाँ, ધરતીમાં પેટ્રોલ અને કોલસાનો જે જમીનમાં છે એ પૂરું થવામાં હોય તો ગ્લોબલ વોર્મિંગમાં પ્રોબ્લેમ પડી શકે એ મને જાણવા મળે. મને આ માનવ શરીર ચૈતન્યમાં સંબંધમાં વિશ્વાસ સ્નેહ પ્રેમ सम्मान और क्या जरूरी है वो पता चला। गुड। मुझे पता चला कि मानव हुआ विकास के कारण कौन कौन सी समस्याएं हो रही है। कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं? हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफिक। बिल्कुल। मानव है वो दो चीजों से बनता है, शरीर और चैतन्य। उसमें शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान फोन गाड़ी इत्यादि, और चैतन्य की ये आवश्यकता है कि संबंध स्नेह प्रेम सम्मान सत्य करुणा। मुझे शरीर और चैतन्य में फर्क नजर आया है। शरीर में खोराक कपड़ा, चैतन्य में संबंध विश्वास ने આપણી જે ખોટી માન્યતા હોય બધી કે આ બધાની પર્સનલ ગાડી હોવી જોઈએ ને એ બધું ના હોવું જોઈએ, ને જે જાહેર બધું છે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, આપણે ખબર પડી આજે. મને ચૈતન્ય સંબંધ વિશ્વાસ છે પ્રેમ સન્માન સત્ય કરુણા શિક્ષ. सर ने बताया था कि कोलसा और पेट्रोलियम कैसे बनता है, बट वो बना तो उसके बाद वो कैसे मदद करता है वो भी आज पता चला कि कम हो गया तो क्या होता है और कैसे संतुलित बना रहता है। और साथ ही साथ जो शरीर की आवश्यकता है वो उसी पर हम ध्यान देते हैं हमेशा, चैतन्य की नहीं देते, तो आज वो भी पता चला कि अलग अलग होता है। वेरी गुड। देखिए इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, इन्होंने कहा कि कैसे बना ये तो हमको पढ़ा दिया गया, लेकिन क्यों बना ये बताया नहीं गया। अब मैं आपको जब कल एक कहानी सुनाऊंगी तब आपको पता चलेगा हर एक घटना का एक प्रयोजन है।
ठीक है, बढ़िया। मुझे शरीर में ये पता चला कि रोटी कपड़ा मकान और लग्जरियस लाइफ शरीर के लिए चाहिए और चैतन्य के लिए प्रेम करुणा संबंध ऐसा चाहिए। बढ़िया। માનવ જીવનમાં જે આવશ્યક છે એટલી જ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, વધારાનું પર્સનલ વાહન આ તે ન રાખવો જોઈએ। मुझे संबंध विश्वास स्नेह प्रेम सम्मान विषय सब पता है। मुझे माना हुआ विकास के बारे में आज पता चला कि जो हमने जो विकास जिसको मान रखा है वो एक्चुअली में विकास है नहीं। जैसे कि मानव को परिवहन की ज़रूरत है तो वो सब जाहिर का जो परिवहन होता है उसमें भी परिवहन कर सकता है। उसको कोई पर्सनल चीज़ की ज़रूरत नहीं है परिवहन के लिए, कि जिस परिवहन को यूज़ करके हम ट्रैफिक और प्रदूषण होता है ऐसे परिवहन की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं। जाहिर में भी परिवहन कर सकता है। हो सकता है, बढ़िया। માનવમાં શરીર અને જે ચૈતન્ય છે એની શું આવશ્યકતા છે, એમાં શરીરમાં રોટી મકાન કપડાં અને એની આવશ્યકતા છે, અને ચૈતન્યમાં સંબંધમાં વિશ્વાસ સ્નેહ અને કરુણાની નેવી। मुझे पता चला कि मानव में दो प्रकार की आवश्यकता होती है, शरीर और चैतन्य। शरीर में रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है और चैतन्य में विश्वास प्रेम स्नेह लागणी प्रेम वगैरह की जरूरत। बढ़िया। मुझे यह पता चला कि शरीर दो भागों में डिवाइड है। एक और मानव दो भागों में डिवाइड है, शरीर और चैतन्य। तो शरीर की आवश्यकता और चैतन्य की आवश्यकता क्या है वो पता चली। शरीर में रोटी कपड़ा मकान और दूरदर्शन दूरगमन, और चैतन्य में संबंध विश्वास प्रेम कृतज्ञता आदि। मुझे आज पता चला कि जो मानव है उसके शरीर और चैतन्य की क्या आवश्यकता हो सकती है। उसमें शरीर का तो पता था कि रोटी कपड़ा मकान, पर ये दूरदर्शन दूर श्रवण और दूरगमन का नहीं पता था, जो आज आपने बताया उसमें सीखने मिला। फिर चैतन्य में संबंध विश्वास स्नेह प्रेम वो वाला। मुझे आज ये पता चला कि सूक्ष्म जो 21 से 26 से सेल्सियस से ग्रोथ होते हैं, और धरती पर कोयला और पेट्रोलियम की भागीदारी क्या है। बढ़िया, ठीक। चलिए, सभी को धन्यवाद, नमस्कार। ताली बजा दीजिए।